हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टारगेट गुरुकुल पर। और आज हम बात करेंगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में एक कॉन्सेप्ट है, एक सेक्शन है, सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी या परपेचुटी क्या होता है, उसके अगेंस्ट कौन से ऐसे रूल हैं, परपेचुटी का क्या मतलब है। ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर में डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले बहुत से टीपीए के जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड किए जा चुके हैं हमारे सारथी बैच में। आप उसको जा कर के पहले देख लें, फिर ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी वाला आज का जो लेक्चर है उसको देखें तो अच्छे से ये समझ में आएगा कि ये कह रहा है। जो आपका प्रॉपर्टी लॉ है उसमें ये एक एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, उसी के अंतर्गत ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि इसके पहले की जो लेक्चर्स हैं वो आप लोगों ने कंप्लीट किया होगा और उसको अच्छे से पढ़ा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टर्म है परपेचुटी, ठीक है ना, परपेचुटी लिटरली मीन्स फॉर एवर और इटर्निटी और फॉर अनलिमिटेड टाइम पीरियड। तो परपेचुटी का मतलब क्या होता है? हमेशा के लिए। याद रखना कि परपेचुटी का मतलब होता है हमेशा के लिए, हमेशा के लिए, ठीक है ना, हमेशा के लिए। ठीक, और ये जो रूल होता है रूल अगेंस्ट परपेचुटी, मतलब हमेशा के लिए जो रूल है उसके अगेंस्ट में जो बातें कही जाएंगी सेक्शन 14 में, वो ये बताएगा कि जो हमेशा के लिए ट्रांसफर है उसके लिए हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कुछ रूल बनाए गए हैं। ठीक है, तो जो टर्म है परपेचुटी का उसका मतलब होता है हमेशा के लिए, ठीक है, शाश्वत, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट डील्स विथ रूल अगेंस्ट प्रॉपर्टी परपेचुटी इन इंडिया। लेकिन हमारे इंडिया में जो हमेशा के लिए ट्रांसफर है, ठीक है ना, रूल अगेंस्ट परपेचुटी मतलब परपेचुटी फॉर एवर के लिए ट्रांसफर पर क्या है, रूल बनाया गया है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ताकि जो प्रॉपर्टी है वो रेस्ट्रेट ना किया जा सके उसके ट्रांसफर को। मान लो कि कोई व्यक्ति कोई प्रॉपर्टी खरीद रहा है तो उसके ऊपर ये रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता कि आप कभी ये प्रॉपर्टी बेच नहीं सकते या आगे किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसीलिए कहा गया है कि रूल अगेंस्ट परपेचुटी, हमेशा यानी कि शाश्वत जो ट्रांसफर होता है, ऐसे ट्रांसफर पर रोक लगाई गई है हमारे ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट में। ठीक है, चलो, ऐसा नहीं कि किसी एक व्यक्ति को दे दिया और उसको बोल दिया कि ये हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ, तुम कभी इसको ट्रांसफर नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमेशा के लिए तुम्हारा हुआ ये ठीक है, लेकिन आप उसको कभी उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, सेल नहीं कर सकते। ये जो बात है वो ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी उस पर थोड़ा सा मना करती है या फिर परपेचुटी के अगेंस्ट रूल इम्पोज करती है कि नहीं, अगर प्रॉपर्टी है तो उसको ट्रांसफर होने का भी या करने का भी अधिकार होना चाहिए। ठीक है, चल अब यहाँ पे देखो हिंदी मीडियम वाले क्या कह रहे हैं। शाश्वतता शब्द का शाब्दिक अर्थ हमेशा अनंत काल के लिए होता है, अनंत काल, असीमित समय। संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम भारत में शाश्वतता के विरुद्ध नियम से संबंधित है। तो भारत में ऐसा नियम जो शाश्वत के लिए, हमेशा के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है और ये बोला जा रहा है कि इसके आगे आप कभी भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ये प्रॉपर्टी आप एक बार बोल दिए कि ये प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे होगी, फिर तुम्हारे बाद तुम्हारे बच्चों के नाम पे होगी, ऐसे आप एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते। ठीक है, तो शाश्वत जो ट्रांसफर है वो उस पे रूल लगाया गया है, किसके द्वारा, टीपीए के द्वारा। उसके अगेंस्ट रूल यानी परपेचुटी के अगेंस्ट रूल लगाया गया है, कहाँ पे, तो हमारे इंडिया में। और किस अंतर्गत, किस एक्ट के अंतर्गत, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी के अंतर्गत। अब इसका मतलब हम लोग समझ लिए। अब ट्रांसफर ऑफ परपेचुटी या फिर शाश्वत स्थानांतरण का क्या मतलब है ये देखते हैं। ट्रांसफर इन परपेचुटी, ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि व्हेन अ प्रॉपर्टी इज बीइंग ट्रांसफर्ड, जब कोई प्रॉपर्टी जो है वो ट्रांसफर्ड होती है इन सच अ वे दैट इट बिकम्स इनएलिएबल इन फ्यूचर फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम, दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर ऑफ परपेचुटी। ट्रांसफर इन परपेचुटी में अराइज इन टू वेज, हिंदी में देखते हैं, जब किसी संपत्ति को इस तरह से हस्तांतरित किया जा रहा हो कि वह भविष्य में अनिश्चित काल के लिए
अविभाज्य हो जाए तो इसे शाश्वत हस्तांतरण कहा जाता है। अब यहाँ पे देखो, प्रॉपर्टी कई तरह से ट्रांसफर की जाती है। मान लो कि मैं किसी से प्रॉपर्टी खरीद रही हूँ या मुझे कोई प्रॉपर्टी अपनी ट्रांसफर कर रहा है कुछ कंसिडरेशन ले करके, तो वो मुझे ट्रांसफर कर देगा और ऑब्वियस सी बात है जब ओनरशिप उसकी मेरे पास आ गई तो मेरे पास बहुत सारे राइट भी आ जाएंगे उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, वेदर उस प्रॉपर्टी को जिस भी तरह यूज करने का राइट हो या उसको डिस्पोज ऑफ करने का राइट हो या फिर उसको आगे फर्दर सेल करने का या ट्रांसफर करने का राइट हो, सब मेरे पास आ जाता है। लेकिन कोई प्रॉपर्टी अगर आपको ऐसे ट्रांसफर करी जा रही है और बोला जा रहा है कि ये प्रॉपर्टी आपको दिया तो जा रहा है लेकिन आप ये कभी भी ट्रांसफर नहीं कर सकते, ठीक है, या फिर ये प्रॉपर्टी सिर्फ आपके परिवार के पास ही रहेगी, इसके अलावा किसी को आप बेच वगैरह नहीं सकते, तो ये क्या हो रहा है, शाश्वत यानी अनंत काल के लिए आपको ट्रांसफर किया जा रहा है। तो जो ऐसे ट्रांसफर होते हैं जो इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम या अनंत काल के लिए ट्रांसफर होते हैं, जिसमें फर्दर ट्रांसफर पर क्या लगाया जाता है, रोक लगा दिया जाता है, उस ट्रांसफर को हम लोग क्या कहते हैं, परपेचुटी, ठीक है ना, परपेचुटी, हमेशा के लिए शाश्वत ट्रांसफर हो जाता है। लेकिन ये जो है हमारे लॉ में, हमारे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में कहीं से भी मान्य नहीं है। इसके अगेंस्ट जो है वो रूल लगाया गया है जिसको हम कहते हैं अंडर सेक्शन 14 रूल अगेंस्ट परपेचुटी। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसफर होगा ही नहीं, प्रॉपर्टी का खरीद बिक्री होगा ही नहीं, तो सोचो जो भी इकोनॉमी जनरेट होनी है, जो भी रेवेन्यू आना है लैंड से या ट्रांसफर से, वो कैसे होगा। कोई भी प्रॉपर्टी अपने पास रखेगा वो हमेशा के लिए रखेगा, कभी बेचेगा नहीं, कभी ट्रांसफर ही नहीं करेगा, तो इससे दोनों का घाटा होगा, ठीक है, उस पर्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट या फिर जो गवर्नमेंट है उसको भी घाटा होगा और कहीं ना कहीं व्यक्तियों को भी बहुत सारी दुविधा होगी इस ओनरशिप और ट्रांसफर को लेकर के। इसीलिए ट्रांसफर जो है परपेचुटी का, उसके अगेंस्ट रूल लगा, मतलब शाश्वत ट्रांसफर के अगेंस्ट जो है वो रूल बना दिया गया है अंडर ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, ठीक है। तो मुझे लग रहा है कि ये समझ में आ रही होगी आपको बात। अब यहाँ पे देखो दो तरीके से हो सकता है शाश्वत हस्तांतरण जो है, यानी कि ट्रांसफर इन परपेचुटी जो है वो दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका क्या है, बाय टेकिंग अवे फ्रॉम द ट्रांसफरी हिज पावर टू ट्रांसफर, मतलब हस्तांतरी से उसके हस्तांतरण की शक्ति छीन करके। मान लो कि बाय टेकिंग अवे फ्रॉम ट्रांसफरी, अब यहाँ पे देखो ट्रांसफरी कौन होता है, सबसे पहले ये समझो, और ट्रांसफरर कौन होता है। मान लो कि मैं अपनी प्रॉपर्टी किसी को ट्रांसफर ही कर रही, ठीक है ना, ट्रांसफर कर रही, बाय टेकिंग अवे द अवे फ्रॉम द ट्रांसफरी हिज पावर टू ट्रांसफर। अब मान लो कि ये समझो, पहले ऐसे समझो, एक इलस्ट्रेशन लो, ये ए है और एक बी है। अब ए जो है वो ट्रांसफरर है, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर करता है वो क्या कहलाता है, ट्रांसफरर, ठीक है, याद कर लेना। और जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जाती है वो कहलाता है ट्रांसफरी, ठीक है। अब ए ने बी को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लेकिन ए ने क्या बोल दिया, क्या बोला, तो ट्रांसफर तो किया, लेकिन इसके साथ शर्त लगा दी कि तुम्हारे पास ये प्रॉपर्टी क्या रहेगी, हमेशा रहेगी और तुम फर्दर इस पे ट्रांसफर नहीं कर सकते। यानी कि रेस्ट्रिक्शंस किसके ऊपर लगाया जा रहा है, बी के ऊपर, यानी ट्रांसफरी के ऊपर, कि एक बार आपकी प्रॉपर्टी आ गई आप यूज कीजिए, लेकिन आप इसको फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो वही कह रहा है कि जो ट्रांसफर इन परपेचुटी है ये दो तरीके से होता है, यानी ट्रांसफरी है ना बी, जिसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है, तो ट्रांसफरी से उसके पावर, ट्रांसफर का पावर छीन ले अगर, ठीक है, ट्रांसफरी से अगर उसके ट्रांसफर करने का पावर छीन ले तो भी ये क्या है, परपेचुटी है, ठीक है। तो ये पहले तरीके से परपेचुटी की जा सकती है कि ट्रांसफरी से ट्रांसफर करने का पावर ही छीन ले, ये पहला हो गया।
दूसरा कह रहा है बाय क्रिएटिंग फ्यूचर इम्प्रोबेबल इंटरेस्ट, भविष्य में असंभावित रुचि पैदा करके। अब मान लो कि मुझे कोई प्रॉपर्टी या फिर मैं कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रही हूँ अपने भाई को, ठीक है, और उसको बोल रही हूँ कि ये प्रॉपर्टी तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते, इंजॉय करो, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हारे बेटे या बेटी का होगा ये, फिर वो भी ट्रांसफर नहीं कर सकती। ऐसे करके हम ऐसा असंभावित या फिर असंभावित ऐसा फ्यूचर इम्प्रोबेबल ऐसा इंटरेस्ट क्रिएट कर रहे हैं जिससे ये लग रहा है कि ये प्रॉपर्टी कभी भी ट्रांसफरी जो है वो ट्रांसफर नहीं कर पाएगा, या फिर बहुत सारी चीजें जो है वो क्या फ्यूचर में ढकेली जा रही है, ऐसा फ्यूचर जो सर्टेन ही नहीं है। तो असंभावित भविष्य में फ्यूचर इम्प्रोबेबल इंटरेस्ट क्रिएट करके भी परपेचुइटी का ट्रांसफर किया जाता है। तो अगर कोई पूछे कि परपेचुइटी का ट्रांसफर का मतलब क्या है तो आप बता देंगे शाश्वत ट्रांसफर, ठीक है। दूसरा, कितने तरह से किया जा सकता है? 2 तरह से किया जा सकता है। पहला कैसे? तो पहला ट्रांसफरी से उसका ट्रांसफर का पावर छीन करके, दूसरा फ्यूचर इम्प्रोबेबल इंटरेस्ट क्रिएट करके, ठीक है। तो ये 2 तरह से आपका किया जा सकता है। अब यहाँ पे देखो कह रहा है क्या, हाउएवर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, सेक्शन 10 जो है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का, अगर आपने अभी टीपीए का बेयर एक्ट नहीं खरीदा है तो वो परचेस कर लीजिए, और नहीं तो आप ऑनलाइन भी डाउनलोड कर सकते हैं, मिल जाएगा। कह रहा है कि हाउएवर सेक्शन 10 ऑफ द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट स्टेट्स दैट अ कंडीशन रिस्ट्रिक्टिंग ट्रांसफरीज पावर टू ट्रांसफर इज वॉइड, मतलब संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 10 में कहा गया है कि हस्तांतरण की शक्ति को प्रतिबंधित करने वाली शर्त शून्य है। मान लो कि मैंने अपने भाई को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी है और उस पर ये रोक लगा दिया है कि ठीक है मैंने तुम्हें प्रॉपर्टी अपनी दे दी, लेकिन इस प्रॉपर्टी को तुम कभी ट्रांसफर नहीं कर सकते किसी और को। तो क्या कर दिया मैंने, ट्रांसफर किया परपेचुटी में। लेकिन सेक्शन 10 टीपीए में ये मना किया गया है कि अगर कोई ऐसी शर्त के साथ आपको ट्रांसफर किया जा रहा है प्रॉपर्टी कि ट्रांसफर यानी जिसको प्रॉपर्टी मिल रहा है वो फर्दर ट्रांसफर नहीं कर सकता किसी को, तो ये ट्रांसफर क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये सेक्शन 10 टीपीए के द्वारा बोला गया है ऑलरेडी, ठीक। चलिए अब यहाँ पे आ जाती है भाई रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अभी तक हम लोग जाना कि परपेचुटी का मतलब क्या है, परपेचुटी का ट्रांसफर कैसे होता है। परपेचुटी का ट्रांसफर करने का 2 तरीका है, वो दोनों तरीका मैंने बताया। फिर सेक्शन 10 के बारे में बात किया। उसके बाद अब हम बात करेंगे रूल अगेंस्ट परपेचुटी, नियम विरुद्ध शाश्वतता के, ठीक है ना। अब क्या कह रहे हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुटी इज दैट अकॉर्डिंग टू दिस रूल ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड, देखो यहाँ पे, ट्रांसफर कैन नॉट बी मेड इनएलिनिएबल फॉर एन इंडेफिनिट पीरियड और फॉर एवर। दिस रूल हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इन सेक्शन 14 ऑफ दिस एक्ट, यानी कि टीपीए के एक्ट में। रूल अगेंस्ट परपेचुटी में ये कॉन्सेप्ट बोला गया है कि आप किसी को अगर ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉपर्टी, ट्रांसफर कर रहे हो आप किसी को प्रॉपर्टी, तो आप क्या हुए, ट्रांसफरर, और जिसको किए वो क्या हुआ, ट्रांसफरी। तो यानी आप ट्रांसफरी को हमेशा के लिए, ठीक है, इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम या हमेशा के लिए मना नहीं कर सकते। हाँ, कुछ पीरियड के लिए रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हो कि 10 साल के लिए आप बेच नहीं सकते, 20 साल के लिए आप नहीं बेच सकते या ट्रांसफर कर सकते, लेकिन हमेशा या इनडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ट्रांसफरी को, उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने से रोक नहीं सकते, ठीक है। और ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी का कॉन्सेप्ट है ये सेक्शन 14 ऑफ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी में गिवन है, ठीक। अब क्या कह रहा है, द पीरियड ऑफ द रूल, तो पीरियड ऑफ द रूल क्या है भाई, जो ट्रांसफर का रूल है, कब तक आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो और कब तक उस पर लिमिटेशन लगा सकते हो, ये अब द पीरियड ऑफ द रूल, जो रूल बनाया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी, उसका पीरियड, इंडेफिनिट पीरियड तो है नहीं, तो क्या पीरियड है वो बताया गया है, कब तक आप ट्रांसफर कर सकते हो या फिर कब तक आप ट्रांसफरी को ट्रांसफर करने के लिए वो प्रॉपर्टी को रोक सकते हो, कब तक आप ट्रांसफरी को कह सकते हो कि तुम आप तब तक जो है, जब तक ये सारी चीजें फुलफिल ना हो तब तक तुम ट्रांसफर नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, ये भी बात सही है कि इनडेफिनिट पीरियड ऑफ ट्रांसफर को
ट्रांसफरी को करने से नहीं रोका जा सकता। ठीक है, चलो अब यहाँ देखो लिविंग lives in being। अब क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू रूल इंटरेस्ट मस्ट बी कन्फर्ड विद इन 21 ईयर्स फ्रॉम द पर्सन्स डेथ। जीवन रहना, इस नियम के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु के 21 वर्ष के भीतर ब्याज प्रदान नहीं, इंटरेस्ट मतलब हित यहाँ होगा, ब्याज नहीं होगा। कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू दिस रूल, यानी कि लिव्स इन बीइंग, यानी कि रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में ये रूल आता है कि इंटरेस्ट मस्ट बी कन्फर्ड विद इन 21 ईयर्स। अब मान लो कि कोई जो है किसी को प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है और वो जो है अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, या फिर कोई बच्चा जो है वो पैदा होने वाला है, अभी एग्जिस्टेंस में नहीं आया है, तो या फिर अभी पैदा ही नहीं हुआ है, अभी एग्जिस्टेंस में आया ही नहीं है, तो भी कोई लोग तो ट्रांसफर कर देते हैं ना प्रॉपर्टी की, नहीं ये तुम्हारे जो पहला बच्चा होगा या बच्ची होगी उसको ये प्रॉपर्टी जाएगा, तब तक इसकी प्रॉपर्टी के मालिक तुम हो, तब तक इसकी इस प्रॉपर्टी की देख रेख या एज अ ट्रांसफरी मैं तुम्हें देता हूँ। जब वो बच्चा या बच्ची पैदा होगी या फिर एग्जिस्टेंस में आएगी तब वो प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, उसको ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा तो ट्रांसफर किया जा सकता है। अगर ऐसा ट्रांसफर किया जा रहा है तो जब भी वो बच्चा या बच्ची जिसके लिए इंटरेस्ट क्रिएट किया गया था वो ऐसे अर्थ पे आ जाता है, एग्जिस्टेंस में आ जाता है, और जब वो 21 साल कंप्लीट कर लेगा तो ऑटोमेटिकली जो प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को रखने के लिए दी गई थी इस बच्चे के बिहाफ पे, इस बच्चे के नाम पे ट्रांसफर हो जाएगी। ये रूल अगेंस्ट परपेचुइटी नहीं जाएगा। ठीक, चलो अब यहाँ कह रहा है +21 ईयर्स, दिस इज द पीरियड इन ग्रोस। तो कोई भी अगर प्रॉपर्टी किसी के बिहाफ पे दी जा रही है किसी को संभालने के लिए, तो उसको 21 ईयर्स ही माना जाता है कि 21 ईयर्स तक आप इस प्रॉपर्टी को बेच वगैरह नहीं सकते हो, ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। जब इसका रियल हकदार आएगा या फिर अगर आपको किसी को ट्रांसफर करने को लगेगा कि करना चाहिए तो आप 21 साल के बाद जो है वो ट्रांसफर कर सकते हो। तो ये जो है रूल अगेंस्ट परपेचुइटी में पीरियड्स बता दिए गए हैं कि कितने समय तक आप किसी भी प्रॉपर्टी पे परपेचुअल वाला काम कर सकते हो, उसको कितने दिन के लिए शाश्वत बना सकते हो। ठीक है, यानी कितने दिन के लिए ट्रांसफरी को ट्रांसफर करने से प्रॉपर्टी आप रोक सकते हो या उस पर लिमिटेशन लगा सकते हो। ठीक, तीसरा कह रहा है पीरियड ऑफ जेस्टेशन, मतलब गर्भधारण की अवधि। द पीरियड ऑफ जेस्टेशन में एक्सटेंड एट बिगिनिंग and end of lives in being at the end of 21 years। गर्भधारण की अवधि जीवन के आरंभ और अंत तक यथा 21 वर्ष तक बढ़ सकती है। तो गर्भधारण अगर हो गया है तो गर्भधारण के 21 साल तक जो है वो ट्रांसफरी को ट्रांसफर करने से प्रॉपर्टी रोका जा सकता है। ठीक है, जब तक बच्चा 21 साल का ना हो, पहले ही मैंने बता दिया, तब तक जो जिस ट्रांसफरी को ट्रांसफर किया गया है प्रॉपर्टी रखने के लिए, ठीक है, कि आप रखिए, जब बच्चा 21 साल का होगा तब आप उसको ट्रांसफर कर दीजिएगा, तब तक के लिए उस पे परपेचुइटी लग सकता है। तो ये 3 कंडीशन है, मेनली 21 साल तक का है कि जब 21 साल तक जो है वो रोक के रखा जा सकता है, परपेचुइटी का रूल जो है वो परफॉर्म किया जा सकता है। उसके बाद जो है ट्रांसफरी को ट्रांसफर करने का अधिकार का पे रोक नहीं लगा सकते। 21 साल तक परपेचुइटी वाला रूल चल सकता है। ठीक है, बता दिया गया बात। अब यहाँ पे कह रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑफ रूल अगेंस्ट परपेचुइटी, कह रहा है शाश्वतता के विरुद्ध नियम का उद्देश्य। रूल अगेंस्ट परपेचुइटी का क्या ऑब्जेक्ट है? किसी भी चीज का एम होता है ना, ऑब्जेक्ट होता है। अब ये रूल बनाया गया है तो ऐसा तो नहीं कि ऐसे ही रूल बना दिया गया, इसका कोई मतलब होगा, कोई एम होगा, कोई उद्देश्य होगा, इसीलिए ये रूल बनाया गया है। तो अब देखते हैं क्या इसका उद्देश्य है, पर्पस है। द पर्पस ऑफ दिस रूल इज टू इनेबल फ्री सर्कुलेशन ऑफ प्रॉपर्टी फॉर, कह रहा है कि इस नियम का उद्देश्य निम्नलिखित के लिए संपत्ति का मुक्त संचलन सुनिश्चित करना है। मतलब संपत्ति को एक हाथ में अगर रखा जाए तो उससे, जैसा मैंने पहले बोला ना कि संपत्ति एक हाथ में नहीं रहनी चाहिए, उसका सर्कुलेशन होना चाहिए। मान लो कि आज किसी की और प्रॉपर्टी है, कल वो किसी की और होगी, तो अगर हम ट्रांसफरी को ही ट्रांसफर करने से रोक देंगे, उस पर रोक लगा देंगे या शाश्वत के लिए ट्रांसफर कर देंगे, तो वो प्रॉपर्टी कहीं भी जो है वो किसी भी तरह से
कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगी, ठीक है ना। कंट्रीब्यूट इन द सेंस चाहे वो पब्लिक को या पर्सन्स को, एज वेल एज वो गवर्नमेंट के लिए भी कुछ रेवेन्यू जो है वो जनरेट नहीं कर पाएगी अगर हमेशा के लिए किसी एक के हाथ में ही प्रॉपर्टी रह जाए तो, ठीक है। तो इनेबल फ्री सर्कुलेशन करना एम है किसका, इस रूल अगेंस्ट परपेचुटी का। क्या कह रहा है, टू प्रिवेंट द प्रॉपर्टी फ्रॉम बीइंग tied up forever, betterment in the trade and commerce, betterment of the property, protecting the interest of owner of the property, otherwise he will not be able to dispose of property in the case of emergency। अब देखिए बहुत आसान सी बात बोला है और एकदम प्रैक्टिकल बात बोला है। कह रहा है कि संपत्ति को हमेशा के लिए बंदी बनने से रोके रहना। संपत्ति अगर किसी एक हाथ में हमेशा रहेगी तो वो संपत्ति का वैल्यू ना बढ़ेगा, बढ़ ही नहीं पाएगा। मान लो कि कोई प्रॉपर्टी खरीदता है तो ये अनुमान लगाता है ना कि आज से 10 साल बाद 5 साल बाद मैं इसको बेचूंगा या सेल करूंगा या किसी को ट्रांसफर करूंगा तो इसका दुगना प्राइस मुझे मिल जाएगा। अब मान लो कि प्रॉपर्टी का ये रूल अगेंस्ट अगर नहीं होता, परपेचुटी के अगेंस्ट रूल, तो कोई प्रॉपर्टी खरीद के रख लेता और जिंदगी भर पता नहीं कितने पुश्तों तक, पीढ़ियों तक वो प्रॉपर्टी उसके पास ही रहती क्योंकि उस पर ट्रांसफर नहीं हो सकता था। तो ये तो ना ओनर के लिए फायदे वाला इन्वेस्टमेंट था क्योंकि प्रॉपर्टी लैंड एज अ इन्वेस्टमेंट देखा जाता है। तो अगर ये ट्रांसफर ही का राइट नहीं होता, प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने का राइट नहीं होता, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। और जब कोई रेवेन्यू नहीं जनरेट होता तो लोग जो है वो क्यों अपना इन्वेस्ट करते पैसा, टाइम जमीन को खरीदने में, तो ओनर को भी घाटा होगा इससे। और ट्रेड और कॉमर्स, ट्रेड ऑफ कॉमर्स हर जगह है। ट्रेड बिना ट्रेड किस पे होता है, कॉमर्स किस पे होता है, ऑब्वियस सी बात है फैक्ट्री स्टैब्लिश करना है, इंडस्ट्री स्टैब्लिश करना है। इसके लिए क्या चाहिए, जमीन चाहिए। अब जैसे गवर्नमेंट ही है, रेलवे का एक्सपांड कर रही है, नेशनल हाईवेज बना रही है, इसमें भी जमीन चाहिए। अब ये हो जाता कि नहीं, रूल अगेंस्ट परपेचुटी है, ट्रांसफर ही नहीं कर सकता प्रॉपर्टी। तो ये बताओ जिसकी प्रॉपर्टी है वो रख के भी क्या करता, जब वो चाह करके भी उसको बेच नहीं पाता। इसीलिए ये रूल अगेंस्ट परपेचुटी बनाया गया कि अगर अनंत काल के लिए हम ट्रांसफर कर देंगे तो वो प्रॉपर्टी फिर किसी काम के नहीं आएगी, वो एक हाथ में रहेगी, ना वो स्टेट के डेवलपमेंट में काम आएगी, ना वो स्टेट की या फिर नेशन की इकोनॉमी को डेवलप करने में काम आएगी, ना ही वो पर्सन के जो पर्सन है जिसका वो प्रॉपर्टी है उसके पर्सनल ग्रोथ में काम आएगी, चाहे वो कोई भी समय रहे, उसका इमरजेंसी का समय रहे या फिर कुछ भी समय रहे, किसी भी जरूरत पे वो प्रॉपर्टी काम नहीं आएगी। तो आप देख रहे हैं इन्हीं सब के वजह से ये रूल बनाया गया कि परपेचुटी मतलब शाश्वतता के लिए, हमेशा के लिए या अनंत काल के लिए ऐसे ट्रांसफर पर रोक नहीं लगाया जा सकता। ठीक है, तो इंपॉर्टेंस आपको इसकी समझ में आ गई होगी। अब यहाँ देखो प्रिंसिपल क्या है इस रूल, इसका कुछ प्रिंसिपल भी रहेगा, सिद्धांत भी रहेगा। किस सिद्धांत पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी काम करता है, तो कह रहा है प्रिंसिपल बिहाइंड द रूल, यानी नियम के पीछे का सिद्धांत क्या है। द बेसिक प्रिंसिपल अपॉन विच दिस रूल इज मेड इज पब्लिक पॉलिसी। इन द absence of this rule against perpetuity, all the properties in the world would have been static and no use to ही एज इकोनॉमी एज अ होल। वही जो मैंने बात बोला एक बार फिर से देख लो, यह नियम जिस मूल सिद्धांत पर बनाया गया है वह सार्वजनिक नीति है, मतलब पब्लिक पॉलिसी के लिए ये रूल बनाया गया है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। वो कैसे, चलो देखते हैं। तो परपेचुटी यानी शाश्वतता के विरुद्ध इस नियम के अभाव में दुनिया की सभी संपत्तियां स्थिर हो जाएंगी। ठीक है ना, मतलब एक बार जिसके पास पड़ी है संपत्ति, पड़ी हुई है हमेशा के लिए, तो वो स्थिर हो जाएंगी और समग्र रूप से अर्थव्यवस्था के लिए उनका कोई उपाय, वही मैंने बोला ना कि देश की इकोनॉमी में, देश के डेवलपमेंट में किसी भी तरह का उस प्रॉपर्टी का काम रह नहीं जाएगा। ओके, इसीलिए इस प्रिंसिपल पे, ये पब्लिक पॉलिसी के प्रिंसिपल पे ये फॉलोड है। ठीक है, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। अब क्या कह रहा है, कंडीशन नेसेसरी, आवश्यक शर्तें क्या क्या हैं, क्या है शर्तें। पहले तो देयर इज एन एलिनिएबल प्रॉपर्टी, संपत्ति का हस्तांतरण होना चाहिए। तो रूल अगेंस्ट परपेचुटी में क्या होना चाहिए भाई, परपेचुटी में ये होना चाहिए कि
एलिनिएबल ऑफ प्रॉपर्टी, संपत्ति का हस्तांतरण होता है। हाँ ठीक है, होता है। दूसरा नेसेसरी कंडीशन क्या है, कह रहा है कि द ट्रांसफर बीइंग मेड इन सो फॉर द बेनिफिट ऑफ अनबर्थ चाइल्ड गिविंग हिम ऑब्सोलेट इंटरेस्ट। अब ये देखो, ये जो परपेचुटी है ये किस लिए की जाती है, तो वैसे बच्चे के लिए की जाती है जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है, मतलब अभी पैदा वो नहीं हुआ है, ऐसे बच्चे को अगर प्रॉपर्टी देना है तो आप ये परपेचुटी वाला रूल अपना सकते हो, लेकिन कब तक, केवल 21 साल तक, मतलब 21 साल तक उस बच्चे के बिहाफ पे जिसको भी प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है वो केवल 21 साल तक ही उस प्रॉपर्टी को, मतलब जैसे ही बच्चा पैदा होगा उसके 21 साल तक ही उस प्रॉपर्टी को बेच नहीं सकता है। जैसे ही 21 साल का हुआ वो प्रॉपर्टी जैसे ही उस पर्टिकुलर बच्चे के हाथ में आए, बच्चा का मन, बच्चा चाहे वो बेच दे चाहे कुछ करे, वो उसके पास पूरा राइट चला जाता है। ठीक है। तीसरा क्या कह रहा है कि द ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट इज बेनिफिशियरी इज हेल्ड बाय लाइफ और लिमिटेड टाइम ऑफ लिविंग पर्सन। लाभार्थियों के ब्याज का हस्तांतरण जीवित व्यक्तियों के जीवन या सीमित हित द्वारा घोषित किया जाता है और ट्रांसफर किसी भी व्यक्ति को उसके जीवन तक ही किया जाता है। मान लो कि ऐसे भी ट्रांसफर किया जा सकता है ना कि देखो आप जब तक हो, जब तक जिंदा हो इस दुनिया में, तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी है। तो ये क्या है, इसको आप रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं कहेंगे। ठीक है, ये परपेचुटी है और ये कहीं से गलत नहीं है कि जब तक आप जिंदा हैं तब तक ये प्रॉपर्टी आपकी रहेगी। ओके। अब यहाँ पे देखो, आपके मर जा, अगर ऐसे मैं बोल रही हूँ कि जब तक आप जिंदा है प्रॉपर्टी आपकी रहेगी, आपके नहीं रहने पे आपके बच्चे की होगी, आपके बच्चे पे नहीं रहने पे आपके बच्चे की होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये फ्यूचर का जो है वो ट्रांसफर हो रहा है। तो ये जो फ्यूचर वाला ट्रांसफर है ये नहीं, तो जो व्यक्ति अभी जीवित है जिसको ट्रांसफर किया जा रहा है उसके लाइफ टाइम के लिए ये ट्रांसफर होता है। ठीक है, उसके आगे के लिए जाओगे तो वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी में जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है द अनबर्न पर्सन इन अ फेवर whom द ट्रांसफर इज डन मस्ट बी बर्न बिफोर द डेथ ऑफ द लास्ट प्रीसीडिंग लिविंग पर्सन। और जिस भी मान लो किसी अनबर्न पर्सन को तुम प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो जो अभी पैदा ही नहीं हुआ है, ठीक है ना, और ऐसे मान लो उसकी माँ को ही कह रहे हो कि देखो ये प्रॉपर्टी तुम्हारे बच्चे की है, लेकिन जब तक तुम्हारा बच्चा नहीं है तब तक ये तुम्हारे पास रहेगी। ठीक है, तो वो बच्चा पैदा हो जाना चाहिए अपनी माँ के मरने से पहले। समझ में आ रही है बात, मतलब वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के पास आ जानी चाहिए उसके माँ के मरने से पहले। मतलब जिसकी भी बच्चे की प्रॉपर्टी जिसके भी हाथ में गई है उसके मरने से पहले वो प्रॉपर्टी उस बच्चे के हाथ में आ जानी चाहिए, वरना वो बच्चा वो पर्सन भी मर जाएगा और बच्चा भी नहीं पैदा हुआ तो फिर वहां पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी लग जाएगा। ठीक। नेक्स्ट कह रहा है conferring of interest to the beneficiary may be postponed only to the life of living person plus minority of the beneficiary, not beyond that। कह रहा है कि लाभार्थी जो है, ठीक है, उसका इंटरेस्ट कब तक हो सकता है, तो पूरे जीवन काल के लिए हो सकता है, या तो फिर वो माइनर है तो माइनर जब तक मेजर नहीं होगा तब तक के लिए वो प्रॉपर्टी को रोक के रखा जा सकता है, उस पर परपेचुटी वाला चीज लगाया जा सकता है, उसके बाद कोई भी परपेचुटी वाला चीज नहीं लगेगा। तो ये जो चीज देखा उतने पे आप परपेचुटी लगा सकते हो, उसके इतर जा रहा है, उसके आगे ज्यादा चीजें जा रही हैं तो वो किसके अंदर आ जाएंगी, रूल अगेंस्ट परपेचुटी। ठीक है। अब यहाँ पे देखो इसका एक्सेप्शन भी होता है, शाश्वतता के विरुद्ध अपवाद भी होता है। जैसे जनता की हित के लिए अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी गई है तो वो उस पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं बनते। जैसे पब्लिक पार्क, ठीक है, पब्लिक पार्क क्या है, वो आज भी है कल भी है, आने वाले 10 जनरेशन तक रह सकता है, तो उस पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं लगता है। ठीक है, वो शाश्वत है, वो अनंत काल के लिए ट्रांसफर होता है। क्या कह रहा है, एक्सेप्शन, इसके कुछ अपवाद हैं परपेचुटी के रूल के अगेंस्ट। क्या कह रहा है, ट्रांसफर फॉर द बेनिफिट ऑफ पब्लिक। तो where the property has been transferred for the benefit of public in the advancement of religion, knowledge, commerce, health and safety। कह रहा है कि जनता के लाभ के लिए किया गया हस्तांतरण जहां संपत्ति को धर्म, ज्ञान, व्यवसायिक, स्वास्थ्य, सुरक्षा आदि उन्नति
में जनता के लाभ के लिए स्थानांतरित किया जाता है। मतलब इन सभी डोमेन में से किसी एक डोमेन या एक से ज्यादा डोमेन या पर्पस के लिए अगर जनता को कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया जा रहा है तो वो अनंत काल के लिए ट्रांसफर होगा, उस पर रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं लगेगा। ठीक है, चलो ये समझ लिया तुमने एक्सेप्शन। दूसरा एक्सेप्शन क्या कह रहा है? ऑन पर्सनल एग्रीमेंट, पर्सनल एग्रीमेंट पे मतलब व्यक्तिगत समझौते पर भी रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं लगता है। क्या कह रहा है? पर्सनल एग्रीमेंट विच डू नॉट क्रिएट एनी इंटरेस्ट इन द प्रॉपर्टी आर एग्जेम्प्टेड from the rule against perpetuity as this rule is applicable only on the transfer of property and not on the personal agreement or contract। अब क्या कह रहा है देखो, व्यक्तिगत समझौते पर, व्यक्तिगत समझौते जो संपत्ति में कोई हित उत्पन्न नहीं करते हैं उन्हें शाश्वतता के विरुद्ध नियम से छूट दी गई है, क्योंकि यह नियम केवल संपत्ति के हस्तांतरण पर लागू होता है, व्यक्तिगत समझौते या अनुबंध पे नहीं। मान लो कि कोई व्यक्तिगत समझौता हुआ है ऐसा कि देखो भाई जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो थोड़ा रोक के रखो 10 साल के लिए, उसके बाद मैं ले लूंगा, ठीक है। या फिर तुम ऐसा है, तुम्हारी जो प्रॉपर्टी है, हम लोग कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, कॉन्ट्रैक्ट का कुछ भी हो सकता है मामला, ठीक है, लेकिन दो व्यक्ति अगर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं कि देखो भाई जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है वो तुम 10 साल के लिए रोक के रखो या 10 साल के लिए बेचना मत, क्योंकि उसके बाद मैं तुमसे खरीदूंगा, जरूर खरीदूंगा, ऐसा कुछ कॉन्ट्रैक्ट हुआ है तो वो रूल अगेंस्ट परपेचुटी में वो चीज नहीं जाएगी। क्योंकि कोई भी काम अगर संविदा पे, पर्सनल बेस पे अगर संविदा पे किया गया है वो काम, तो उसमें रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं लगेगी। मान लो कि दो दोस्त हैं, ठीक है ना, दो दोस्त हैं, एक दोस्त उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट है, एक दोस्त जो है वो किसान है, ठीक है। और जो इंडस्ट्रियलिस्ट है वो बोला है किसान वाले मित्र से कि ऐसा भाई तुम्हारी वहां पे इतनी एकड़ जमीन है, तुम ऐसा है उसको 10 साल तक के लिए ना बेचो या 20 साल तक के लिए ना बेचो, मैं 20 साल के बाद इतने पैसे में खरीद लूंगी या जो प्राइस रहेगा वो कर लूंगी। तो ये क्या हुआ? पर्सनल बेस पे हुआ ना सारी चीजें। तो पर्सनल बेस पे अगर उस प्रॉपर्टी को ट्रांसफर करने के लिए रोका गया है पर्सनल एग्रीमेंट करके, तो वहां पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी नहीं लगेगी। तो ये दो जगह है जहां पे रूल अगेंस्ट परपेचुटी यानी संपत्ति को शाश्वत तौर पे जो बेचा जाता है उस पे ये रूल लागू नहीं होता है, ये दो एक्सेप्शंस पे, ठीक है ना। चलो अब मुझे उम्मीद है कि ये आप लोगों को जो है वो समझ में आ रहा होगा। अब रेलेवेंट केसेस भी इसको देखने पड़ते हैं। रेलेवेंट केसेस क्या कह रहा है? सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्व्ड एंड हेल्ड, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? अ कॉन्ट्रैक्ट इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ एंड अगेंस्ट द ट्रांसफरी ऑफ द ओरिजिनल पार्टी द रूल अगेंस्ट परपेचुटी ओनली अप्लाइज टू कॉन्ट्रैक्ट दैट क्रिएट्स राइट्स ऑफ प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स राइट्स आर असाइनेबल। ये इतना कहने की वो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अगर किया गया है तो फिर आप रूल अगेंस्ट परपेचुटी उस पे लागू नहीं होगा, ठीक है। अब कंक्लूजन पे हम डायरेक्ट आ जाते हैं। क्या कह रहा है? द रूल अगेंस्ट परपेचुटी रेस्ट्रिक्ट करता है फॉर अ पीरियड ऑफ सर्टेन लिमिटेशन टू यूज द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी। दिस रूल प्रोवाइड्स दैट bestowing cannot postpone beyond the lifetime of any person एट द डेट ऑफ ट्रांसफर। ये परपेचुटी का रूल जो है वो हमेशा के लिए फॉरएवर ट्रांसफर करने के लिए प्रॉपर्टी को रोकता है किसी पर्सन को। और ये जो रूल अगेंस्ट परपेचुटी बनाया गया है ये इसीलिए बनाया गया है कि किसी को भी आप रोक सकते हो ट्रांसफर करने के लिए, तो उसके लाइफ टाइम के लिए ही रोक सकते हो, या फिर जो भी लिमिटेशन लगाना है ट्रांसफरी के लाइफ टाइम तक के लिए ही लगा सकते हो। उसके बियॉन्ड तुम प्रॉपर्टी को रेगुलेट करने का या ट्रांसफर करने पे कोई भी रोक टोक नहीं लगा सकते हो, ठीक है ना। तो दिस रूल हैज सर्टेन एक्सेप्शन एंड इज नॉट ऑब्सोलीट। ये रूल जो है जैसा मैं बताया कि इसमें दो एक्सेप्शन भी मैंने दिखाया आपको कि एक तो एग्रीमेंट आप कर ले रहे हो अपने पर्सनल बेसिस पे, और दूसरा अगर कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जा रही है पब्लिक पॉलिसी के लिए तो उसके लिए भी इसको एक्सेप्शन मिलता है। तो कुछ, हालांकि ये जो रूल है ये सब पे अप्लाई नहीं है, इसके कुछ एक्सेप्शन भी है, तो इसीलिए एब्सोल्यूट नहीं है। Therefore, the basis of the rule is that the liberty of alienation should be exercised to its own destruction। कह रहा है कि जो जिसकी प्रॉपर्टी, वही कह रहा है देखो इसलिए इस नियम का आधार यह है कि अलगाव की स्वतंत्रता का प्रयोग अपने स्वतंत्र विनाश के लिए नहीं किया जाना चाहिए। अब यही कह रहा है कि एलिनिएशन है
तो एलिनेशन, अब हम ऐसी प्रॉपर्टी तो लेंगे नहीं। आप ही सोचो कि आप ऐसी प्रॉपर्टी किसी से खरीदोगे नहीं जिसको आप आगे किसी को बेच ना सको, ट्रांसफर ना सको, उसका कुछ बेनिफिट ना ले सको, तो अपने ही पैर पे कौन कुल्हाड़ी मारेगा। अगर कोई प्रॉपर्टी हम लेते हैं या आप लेते हैं तो उसको यही देख के लेते हैं ना कि आज से 10 साल बाद में बेचूंगा या यहाँ घर बनाऊंगा तो यहाँ कुछ डेवलपमेंट हो सकेगा, उससे कुछ बेनिफिट होगा, या फिर कोई इमरजेंसी सिचुएशन में मैं रहूंगा तो इसको बेच करके जो है वो अपनी सिचुएशन को कंट्रोल कर पाऊंगा। तो ये सारी चीजें जब हो ही नहीं पाएंगी तो आप जिस चीजों को खरीदोगे क्यों, अपने ही पैर पे क्यों आप कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, तो यही बात बोला जा रहा है, इसीलिए रूल अगेंस्ट परपेचुटी जो है वो बनाया गया। ऑल्दो देयर आर सम एक्सेप्शन। यहाँ पे राम बरन प्रसाद राम मोहित हजरा का केस है, इसको आप देख सकते हैं। आनंद राव विनायक वर्सेस एडमिनिस्ट्रेशन जनरल ऑफ बॉम्बे का केस है, तो इसको आप चाहे तो देख सकते हैं। ठीक, अब यहाँ पे जो सेक्शन 14 है जो आज हम लोग ने पढ़ा, ठीक है, सेक्शन 14 ऑफ टीपीए यानी ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, इसको आपको अच्छे से देख जाना है। मैंने सब बताया है कि परपेचुटी का मतलब क्या है, सेक्शन 14 में परपेचुटी टीपीए का क्या बोलता है। ठीक, परपेचुटी कितने तरीके से हो सकती है ये भी बताया, परपेचुटी का क्या ऑब्जेक्ट है ये भी मैंने बताया, फिर मैंने बताया कि परपेचुटी के क्या नेसेसरी कंडीशन है ये भी मैंने आपको बता दिया, कुछ एक्सेप्शन भी मैंने बताए, कुछ केस लॉज भी बताए। इतना अगर आप लिख ले जाते हो, और भी अगर आप रेफरेंस बुक तो आपको जरूर पढ़ना चाहिए, रेफरेंस बुक्स और भी मटेरियल्स आप पढ़िए। और ये क्वेश्चन जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से आता है जो आपको आपके प्रॉपर्टी लॉ में देखने को मिलेगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये जो क्लास है वो समझ में आया होगा, और अगर कोई दिक्कत है तो आप का जो ग्रुप बना है उसमें आप अपनी दिक्कत जो है वो पोस्ट कर सकते हो। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा इसके बाद हम लोग वेस्टेड और कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करेंगे कि जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी जाती है तो उसमें दो तरह के इंटरेस्ट देखने को आपको मिलते हैं टीपीए में। एक होता है वेस्टेड इंटरेस्ट, एक होता है कंटिंजेंट इंटरेस्ट। मतलब सेक्शन 19 वेस्टेड और सेक्शन 21 जो है वो कंटिंजेंट इंटरेस्ट के बारे में बात करता है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।